वो नर्म लहजे में उनके मुंह पर जूता मार गया था और इस जूते की चोट उन सातों लोगों ने एक ही शिद्दत के साथ महसूस की थी। वो सादा जुबान में उन्हें दलाल कह रहा था और वो ठीक कह रहा था। सालार सिकंदर के साथ तो मामला तय करने के लिए उन्हें जिन लोगों ने भेजा था, वो सालार सिकंदर के साथ मामला तय होने के बाद उन्हें उनका कमीशन मुख्तलिफ शक्लों में अदा करते। वो वर्ल्ड बैंक के अंदर बनी हुई लॉबीज के नुमाइंदे थे, जो बज़ाहिर मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन दर हकीकत वो इन बड़े कारपोरेट सेक्टर्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, जो अपनी अपनी हुकूमतों की आड़ में काम करते थे। इन सातों लोगों में से किसी ने मजीद कुछ नहीं कहा था। सते हुए और तने हुए चेहरों के साथ वो सब भी अपने कागजात और लैपटॉप संभालने लगे थे। मीटिंग किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई थी और सालार को अंदाजा था कि इस मीटिंग में की जाने वाली बातों के बाद वर्ल्ड बैंक में उसका करियर भी खत्म हो गया था। वो मीटिंग हेडक्वार्टर्स में होने वाली हर मीटिंग की तरह रिकॉर्ड हुई होगी। सालार को इसका अंदाजा था, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि वो मीटिंग बराह रास्त किसी दूसरी जगह पर पेश भी की जा रही थी। सालार सिकंदर के इस बोर्ड रूम से बाहर आने से पहले उससे निमटने के लिए दूसरी हिकमत अमली तय हो गई थी। अलेक्जेंडर राफेल बोर्ड रूम से सालार के पीछे आया था और उसने चंद मिनटों के लिए उससे अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। सालार कुछ उलझा, लेकिन फिर आमादा हो गया था। वो कौन सी बात थी जो बोर्ड रूम में नहीं कही जा सकती थी और अब इस 1-to-1 मीटिंग में कही जाती। वहां वो बातें भी कह दी गई थीं जो वर्ल्ड बैंक जैसी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन के किसी फर्द से सालार इनफरादी तौर पर भी सुनने की तवक्को नहीं रखता था। चाहे जायका ये कि वो इज्तमाई तौर पर उससे कही जाए। वो सिर्फ मायूस नहीं हुआ था, उसकी हिम्मत टूट गई थी। उसने वर्ल्ड बैंक को इसलिए और इन मकासद को पूरा करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। अलेक्जेंडर राफेल के ऑफिस में वो इस पैराए की कोई मजीद गुफ्तगू सुनने की तवक्को के साथ गया था, मगर अपने ऑफिस में अलेक्जेंडर राफेल का रवैया उसके साथ हैरान कुन तौर पर मुख्तलिफ था। मुझे ये मानने में कोई शुबा नहीं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट से बहुत मुतासिर हुआ हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, प्रेसिडेंट भी। उसके पहले ही जुमले ने उसको हैरान कर दिया था। वो कॉफी का कप उसके सामने रखते हुए अपना कप लिए अपनी सीट की तरफ चला गया था। प्रेसिडेंट से मुराद रॉल्फ एडगर था, जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था, और राफेल उसके करीब तरीन मुआवनीन में से था, बल्कि कई एतबार से उसको प्रेसिडेंट का दस्ते रास्त भी समझा जाता था। अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राफेल का अंदाज बदल चुका था। उसके चेहरे की करिख्तगी होंठों के उस खम की वजह से कुछ कम हो चुकी थी, जिसे सिर्फ डिक्शनरी में मुस्कुराहट कहा जाता था। लेकिन उसका मकसद वो नहीं था जो मुस्कुराहट का मतलब होता है। प्रेसिडेंट हमेशा से तुमसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते थे। अफ्रीका के लिए जो विजन उनका है, उसे जो अमली जामा पहना सकता है, वो सिर्फ तुम हो। और ये प्रोजेक्ट तो इन सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट। जो वो तुम्हारे लिए सोचते हैं वो बहुत बड़ी शय है। तुम्हारे जरिए अफ्रीका की तकदीर बदली जा सकती है, और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट अफ्रीका के बारे में बहुत संजीदा हैं। वो मुखलिस हैं और वहां से भूख, गुर्बत और बीमारी को वाकई मिटाना चाहते हैं। पेट्रूस इबाका एक बेवकूफ आदमी है। वो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहा है जो अफ्रीकी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। सालार को गुफ्तगू में पेट्रूस इबाका का हवाला सुनकर हैरत नहीं हुई थी। वॉशिंगटन में बैठे लोग मुकम्मल तौर पर इस बात से बाखबर थे कि उसकी माहियत कल्ब के पीछे कौन था। तुमने कोई सवाल नहीं किया। राफेल को अचानक उसकी खामोशी चुभी। अगर वो सालार को उसके बारे में प्रेसिडेंट की तारीफी कलिमात पहुंचाकर उसे जोश दिलाना चाहता था, तो वो नाकाम हो रहा था।
सालार के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरे पास जो भी सवाल थे वो मैं अपनी रिपोर्ट में उठा चुका हूं। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट अफ्रीका में मेरे काम और इस रिपोर्ट से मुतासिर हैं, लेकिन मैं ज्यादा खुश तब हूंगा जब इस रिपोर्ट पर मुझे वर्ल्ड बैंक का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बैंक तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा देना चाहता है और ये प्रेसिडेंट की जाती दिलचस्पी की वजह से हो रहा है। इस महीने के आखिर तक 2 वाइस प्रेसिडेंट्स अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके अपने ओहदे से अलग हो रहे हैं और इनमें से एक सीट पर तुम्हें अपॉइंट करना चाहते हैं वो। और इस सिलसिले में अमेरिकन गवर्नमेंट से भी बात हुई है उनकी, वहां से भी रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। तुम यकीनन डिजर्व करते हो कि तुम्हें तुम्हारी सलाहियत और काबिलियत के हिसाब से ओहदा दिया जाए। राफील इस तरह बात कर रहा था जैसे बहुत बड़ा राज उस पर अफशा कर रहा हो, ऐसा राज जिसको जानने के बाद सालार सिकंदर की बातें खुल जाती। उसकी मायूसी की इंतहा नहीं रही थी जब उसने मेज की दूसरी तरफ बैठे अपने से 15 साल छोटे उस 37 साला मर्द के चेहरे को इस खबर पर भी बेतासुर पाया था। और वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के बदले में मुझे क्या करना है? राफील को अपनी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में इतना डायरेक्ट और 2 टूक सवाल सुनने की तवक्को नहीं थी। प्रेसिडेंट को इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मतलब और गैर मशरूत सपोर्ट। राफील ने अब लफाजी और तमहीदों में वक्त जाया नहीं किया था। उसे अंदाजा हो गया था सालार सिकंदर के लिए ये दोनों चीजें बेकार और बेअसर थीं। मेरा ख्याल है मैं वो नहीं दे सकूंगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी जो राय और स्टैंड है वो मैं बता चुका हूं। मराआत और ओहदे मेरे स्टैंड को बदल नहीं सकते। मेरी ख्वाहिश है अफ्रीका के लिए प्रेसिडेंट अगर इतनी हमदर्दी और इखलास रखते हैं तो वो इस रिपोर्ट से सिर्फ मुतासिर ना हो, वो फौरी तौर पर इस पर कोई एक्शन लें। क्या कुछ और है जो आपको कहना है? सालार ने कॉफी के उस कप को हाथ नहीं लगाया था जो उसके सामने पड़ा था। अलेक्जेंडर राफील दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हर तरह के लोगों के साथ काम कर चुका था। सालार सिकंदर को वो इस मुलाकात से पहले कुछ भी नहीं समझता था। वो अब उसे बेवकूफ समझता था। 37 साल की उम्र में प्लेट में रखकर उसे इतना बड़ा ओहदा पेश किया जा रहा था और वो उसे ठुकरा रहा था। गरूर था तो बेजा था, बेवकूफी थी तो इंतहा की, और तनक थी तो बेमकसद। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी ज़हीन आदमी को इतना बेवकूफ और बेगर्ज नहीं पाया था। वो ये एतराफ नहीं करना चाहता था पर कर रहा था। वो पहली बार जहानत को बेलौस और बेगर्ज देख रहा था और वो जानता था वो जिस दुनिया में काम कर रहा था वहां इस बेगर्ज और बेलौस जहानत को अरूज कभी हासिल नहीं होता। वहां बैठे उसने सालार सिकंदर से कहा था, तुम्हें सब कुछ आता है, टैक्ट नहीं आते, इसलिए तुम कामयाबी के सबसे ऊपर वाले जीने पर कभी खड़े नहीं हो सकोगे। वो उससे ऐसी बात नहीं कहना चाहता था, फिर भी कह बैठा था। अगर टैक्टफुल होने का मतलब बेजमीर और बददयानत होना है तो फिर ये खसूसियत मैं कभी अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहूंगा। मैं अपना इस्तीफा आज ही मेल कर दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ था। उसने आखिरी मसाफे के लिए अलेक्जेंडर राफील की तरफ टेबल पर कुछ झुककर हाथ बढ़ाया था। राफील उठना नहीं चाहता था लेकिन उसे उठना पड़ा था। वो मुसाफहा करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सालार सिकंदर की पुश्त को देखता रहा, और क्यों देखता रहा था वो ये नहीं जान पाया था। सालार सिकंदर जब वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर से निकला उस वक्त बूंदाबांदी हो रही थी। वो कैब पर वहां आया था और वापसी पर भी उसको कैब में ही वापस जाना था, मगर जो कुछ वो पिछले चंद घंटों में अंदर भुगत आया था उसके बाद वो बेमकसद हेडक्वार्टर से बाहर आकर पैदल फुटपाथ पर चलता रहा। उसका होटल वहां से करीब था। वो पैदल चलता रहता तो आध पौन घंटे में वहां पहुंच जाता। वहां आते हुए उसे जल्दी थी, वापस जाते हुए नहीं। बूंदाबांदी की वजह से
सर्दी बढ़ गई थी, मगर वो अपने सूट के ऊपर लॉन्ग कोट पहने हुए था। वो बॉम्बे से चलते हुए वॉशिंगटन की अगले 3 दिन की मौसम की पेशगोई पढ़कर चला था। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारने की वजह से वो जैसे आदी हो गया था, एक लगी बंधी और मैकेनिकी अंदाज में जिंदगी गुजारने का, जहां हर चीज पहले से देखकर की जाती है, मौसम का हाल देखकर सफर प्लान किया जाता है, बुकिंग करवाकर किसी होटल के लिए रवाना हुआ जाता है, हर चीज के बारे में पहले से तय कर लिया जाता है। उसने वर्ल्ड बैंक में इस जॉब का भी इस मैकेनिकी और प्रोफेशनल अंदाज में अदराक किया था, लेकिन जो कुछ वो अब भुगत रहा था वो कभी उसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। डॉक्टरेट की डिग्री के हसूल के बाद वो उसकी पहली जॉब थी और वो इस जॉब से बहुत खुश था। वो अब जिंदगी को 5, 10, 15, 20 सालों के तनाजुर में देखता था, क्योंकि अब उसे अपने साथ साथ कुछ और जिंदगियों की जिम्मेदारियों को भी उठाना था और अब यकदम वो अपनी पेशावराना जिंदगी के सबसे बड़े बहरान में फंस गया था। उसके साथ बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियां ना होती तब वो इस तरह परेशान ना होता, क्योंकि जो भी नताइज होते उसके किसी भी फैसले के वो सिर्फ उसे भुगतने पड़ते। कोई और उसके किसी फैसले से पहुंचने वाले किसी नुकसान में शरीक ना होता। लेकिन अब फुटपाथ पर चलते चलते उसने बेइख्तियार एक गहरा सांस लिया। वो चंद दिन पहले तक अपने आप को दुनिया का मसरूफ तरीन इंसान समझता था और अब इन चंद घंटों के बाद दुनिया का बेकार तरीन इंसान। कुछ अजीब सी ज़हनी कैफियत थी उस वक्त उसकी। फिलहाल उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई मीटिंग, कोई विजिट, कोई एजेंडा नहीं, कोई फोन कॉल, कोई ईमेल, कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ था। एक लम्हे के लिए चलते चलते उसे ख्याल आया, क्या हुआ अगर वो समझौता कर ले, वहीं से वापस हेडक्वार्टर्स चला जाए, वो पेशकश कबूल कर ले जो अभी उसे की गई थी। कोई मुश्किल और नामुमकिन तो नहीं था ये। अभी सब कुछ उसके हाथ में था, सब कुछ ठीक हो जाता, जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाती। वर्ल्ड बैंक में पहले से भी ज्यादा बड़ा ओहदा, तरक्की, मराआत, स्टेटस। क्या बुराई थी अगर वो जमीर को कुछ देर के लिए सुला देता। कांगो उसका मुल्क नहीं था, ना पिग्मीज उसके लोग। फिर वाकई ठीक कहा था राफील ने। वो क्यों उनके लिए ये सब कर रहा था और ये सब करते करते अपने आप को वहां ले आया था जहां आगे कुआं था, पीछे खाई। लेकिन फिर उसे वो सारी गुर्बत और बदहाली याद आई थी जो उसने उन लोगों से मुलाकातों में देखी थी। वो उम्मीद भरी नजरें याद आई थी जिनसे वो इंसानियत की तजलील थी। वो गुलामी और गुलामाना इस्तेहसाल था जो उसका मजहब 1400 साल पहले खत्म कर चुका था। और ये सब याद करते हुए उसे इमामा भी याद आई थी। उसने जेब से सेल फोन निकालकर फुटपाथ पर चलते चलते उसे कॉल की, राब्ता नहीं हुआ। उसे लगा शायद सिग्नल्स का कोई मसला होगा। फोन उसने दोबारा जेब में डाल लिया। एक अजीब सी उदासी और तन्हाई ने उसे घेरा था। हालांकि वहां फुटपाथ पर उसके आसपास से दर्जनों लोग गुजर रहे थे और बराबर सड़क पर कई गाड़ियां चल रही थी, फिर भी उसने अजीब ही तन्हाई महसूस की थी। ये वैसी ही तन्हाई थी जो वो इमामा की अदम मौजूदगी में महसूस करता था। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक रहता है, फिर कुछ ना कुछ गलत होने लगता है। उसने कई बार इमामा से ये सुना था और वो कभी उससे ये एतराज नहीं कर सका था कि ये सिर्फ उसकी नहीं, खुद उसकी अपनी जिंदगी का भी यही अंदाज था। कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं रहता था उसकी जिंदगी में भी। उस फुटपाथ पर चलते हुए एक लंबे अरसे के बाद सालार सिकंदर ने अपनी 37 साला जिंदगी के हासिल व महसूल पर नजर दौड़ाई थी।
नेमतें यकीनन बेशुमार थीं, इतनी कि वो गिनने बैठता तो गिनती भूल जाता। लेकिन बेसकूनी थी जो किसी बला की तरह उनकी जिंदगियों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। वो बेसकूनी की जड़ तक पहुंचने में नाकाम रहता था। वो हाफिज कुरान था, अमली मुसलमान था, इबादात और हकूकुल इबाद दोनों में मिसाली, गुनाहों से ताइब, नेमतों से सरफराज, लेकिन सकूने दिल को तरसता हुआ, खाली पन का शिकार। सोचों की रफ्तार यकदम टूटी थी। वो हैरान हुआ था, वो किस बहरान में क्या सोचने बैठ गया था। वो आजमाइश में फंसा था, लेकिन वो इतनी बड़ी आजमाइश नहीं थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी के हासिल महसूल को इस बूंदा बांदी में वर्ल्ड बैंक की इमारत से अपने होटल तक रास्ते में चलते हुए सोचता। उसकी छठी हिस्स उसे जैसे बड़े अजीब अंदाज में बेचैन कर रही थी। उसने अपनी हर मनफी सोच को जहन से झटक दिया था। शायद ये ज़हनी दबाव की वजह से हो रहा था। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा था और फिर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। अपने होटल के कमरे में पहुंचकर अपना लैपटॉप वाला बैग रखते हुए उसने मामूल के अंदाज में टीवी ऑन किया था। एक मुकामी चैनल पर वॉशिंगटन में सुबह सवेरे होने वाले एक ट्रैफिक हादसे की खबर चल रही थी, जिसमें 2 मुसाफिर मौका पर मर गए थे, जबकि तीसरा मुसाफिर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में था। लोकल चैनल पर तबाहशुदा गाड़ी को जाए वकुआ से हटाया जा रहा था। अपना लॉन्ग कोट उतारते हुए सालार ने हाथ में पकड़े रिमोट से चैनल बदलना चाहा, लेकिन फिर स्क्रीन पर चलने वाले एक टिकर को देखते हुए वो जामिद हो गया। स्क्रीन पर स्क्रॉल में इस हादसे के मुतल्लिक मजीद तफसीलात दी जा रही थी और इसमें जख्मी होने वाले शख्स का नाम पेट्रूस इबाका बताया जा रहा था, जो एक एक्टिविस्ट था और CNN के किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहा था। सालार का दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। दुनिया में हजारों पेट्रूस इबाका हो सकते थे, लेकिन कांगो में पिग्मीज के लिए काम करने वाला पेट्रूस इबाका एक ही था। और सालार ये भी जानता था कि वो पिछले कई दिनों से अमेरिका में था। वो अमेरिका रवाना होने से पहले उससे मिलने आया था और उसने सालार को बताया था कि उसके कुछ दोस्तों ने बिलाखिर बड़ी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कुछ बड़े न्यूज चैनल्स के न्यूज प्रोग्राम्स में उसकी शिरकत के इंतजामात किए थे और ये गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के बाद मुमकिन हो सका था। इसका मतलब है कि छुरी मेरी गर्दन पर गिरने वाली है, सालार ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। तुम अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक और उसके ओहदेदारान पर तनकीद करोगे तो सबसे पहले मैं ही नजरों में आऊंगा और ये चैनल्स मुझसे रिस्पांस लेने के लिए राब्ता करेंगे। सालार को इस मुश्किल सूरत हाल का अंदाजा होने लगा था, जिसमें वो पेट्रूस इबाका के इंटरव्यूज के बाद फंसता। वो आतिश फिशा जो बहुत अरसे से पक रहा था, वो अब फटने वाला था और फटने के साथ साथ वो बहुत सौ को भी डिबोने वाला था। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इबाका ने उसे यकीन दिलाया था। मैं तुम पर कोई तनकीद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी सपोर्ट के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम तो अब आए हो, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारे आने से पहले जारी है। इबाका बेहद संजीदा था, लेकिन सालार के साथ साथ वो खुद भी जानता था कि उसकी ये यकीन दहानी एक खुशफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। सालार सिकंदर इस प्रोजेक्ट की सरबराही कर रहा था और ना उसे जुमा 8 दिन हुए थे वहां आए। ना तो वो इतना अहमक हो सकता था कि किसी प्रोजेक्ट की तफसीलात जाने बगैर उसे ज्वाइन कर लेता। अगर वो उसका हिस्सा था तो किसी न किसी हद तक उसे भी मीडिया की शदीद तनकीद का सामना होने वाला था। इबाका की तारीफ वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया की नजरों में उसका इमेज खराब करती और उसकी खामोशी दुनिया की नजरों में। तुम जल्द से जल्द वर्ल्ड बैंक छोड़ दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का हवाला दूंगा,
कि इस प्रोजेक्ट से नाखुश थे और तुम्हारी इस पोजीशन को छोड़ने की वजह भी यही है। इबाका ने जैसे उसे एक राह दिखाई थी। मैं इससे पहले एक कोशिश जरूर करूंगा कि बैंक को मजबूर कर सकूं कि वो इस प्रोजेक्ट पर नजरसानी करे। जो रास्ता वो सालार के लिए निकाल रहा था वो सालार को भी पता था। इसके बावजूद वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, बैंक का रद्द अमल जानने के लिए। उसे जैसे ये उम्मीद थी कि बैंक अगर फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकता तब भी कोई इंक्वायरी तो ऑर्डर कर ही सकता था। ये कैसे मुमकिन था कि इतने तफसीली सबूतों के बावजूद वो बैंक आंखें बंद करके सुम्मुन बुकमुन की तरह बैठा रहता। इबाका ने उसके साथ कोई बहस नहीं की थी। वो उन दोनों का आखिरी राब्ता था। वो वॉशिंगटन आने तक मीडिया पर इबाका और कांगो के बारानी जंगलात के हवाले से कोई नई खबर तलाश करता रहा, लेकिन वो नई खबर उसे आज मिली थी। न्यूज़ चैनल बता रहा था कि बचने वाले मुसाफिर की हालत तशवीशनाक थी। सालार कुछ देर शल होते हुए आसाब के साथ खड़ा रहा। फिर उसने अपना फोन निकालकर ये जानने की कोशिश की थी कि इबाका को कहां ले जाया गया था। अजीब इत्तेफाक था, लेकिन यकदम जैसे उसका फोन राब्तों के मसाइल का शिकार होने लगा था। कुछ देर पहले वो कांगो में इमामा से राब्ता नहीं कर पाया था और अब वो कोई लोकल कॉल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर अपने सेल फोन के साथ मसरूफ रहने के बाद नाकामी पर सालार ने जैसे झुंझलाकर कमरे में मौजूद फोन लाइन उठाकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो फोन लाइन भी काम नहीं कर रही थी। सालार हैरान हुआ था। वो एक 5 स्टार होटल में था और उसकी फोन लाइन का डायरेक्ट काम ना करना हैरान कुन ही था। उसने इंटरकॉम पर ऑपरेटर के जरिए एक कॉल बुक करवाई थी। अगला आधा घंटा वो ऑपरेटर की कॉल का इंतजार करता रहा। वो पहला मौका था जब सालार को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। पहली बार उसे लगा था जैसे उसको किसी से भी राब्ता करने से रोका जा रहा है। वो इस शक को अपने जहन से झटक देना चाहता था। कुछ सोचे समझे बगैर वो इसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में अपने कमरे से निकलकर नीचे इस्तकबालिया पर आ गया था। इस बार कहीं भी खुद कॉल करने की बजाय उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि वो उसे पुलिस इंक्वायरी से पता करके बताए कि आज सुबह वॉशिंगटन में होने वाले इस ट्रैफिक हादसे के जख्मी को कहां ले जाया गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे लॉबी में पड़े एक सोफे पर बैठने के लिए कहा और चंद ही मिनटों में उसने सालार को इस अस्पताल का नाम बता दिया था जहां पेट्रोस इबाका को ले जाया गया था। सालार ने उसी रिसेप्शनिस्ट को कांगो में अपने घर का और इमामा का सेल फोन नंबर दिया था। वो अगली कॉल वहां करना चाहता था। वो जैसे अपने खदशात को तस्दीक करना चाहता था। कुछ देर तक कोशिश करते रहने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा था कि उसके घर के नंबर या इमामा के सेल फोन किसी पर कॉल नहीं हो पा रही थी। शायद कांगो और अमेरिका के दरमियान इस वक्त राब्तों में गड़बड़ थी। सालार के खदशात की लम्हा भर में हवा निकल गई थी। वो शायद जरूरत से ज्यादा वहम करने लगा था। उसने अपना सर झटकते हुए सोचा और रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की डायरेक्ट फोन लाइन के फंक्शनल ना होने की शिकायत करने के बाद वो वहीं से अस्पताल के लिए रवाना हो गया था जहां पेट्रोस दाखिल था। अस्पताल पहुंचकर पेट्रोस को तलाश करना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसे इबाका से मिलने नहीं दिया गया था। वो मखदूश हालत में था और उसकी सर्जरी के बाद उसे मसनूई तनफ्फुस पर रखा गया था। अपने आप को इबाका का रिश्तेदार जाहिर करने पर उसे बहरहाल इबाका को दूर से एक नजर देखने की इजाजत मिल गई थी। अस्पताल के आईसीयू में नलियों, तारों और पट्टियों में जकड़े इबाका को सालार पहली नजर में पहचान नहीं सका था। वो स्याफाम पस्त कामत आदमी, मोटी चमकदार आंखों और ऐसी मुस्कुराहट के लिए पहचाना जाता था जो किसी छोटी सी बात पर भी उसके चेहरे पर आ जाती। वो बात बेबात कह कहे लगाने का भी आदी था।
اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹوں سے نظر آنے والے وہ دودیا دانت اور مسوڑھے اس کے ہر کہکہے میں سب سے پہلے نمایاں ہوتے تھے۔ سالار گمسم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف پگمیز کا نہیں، کانگو کا صدر بننا چاہتا تھا۔ ہارورڈ بزنس اسکول اور جان ایف کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے ممتاز ترین افراد میں سے ایک پیٹروس ایباکا بھی ہوتا۔ اگر زندگی اسے ایک موقع دیتی، شاید وہ کبھی نہ کبھی کانگو کا صدر بن جاتا اور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈرز میں اس کا شمار ہوتا۔ لیکن زندگی فی الحال اسے یہ موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کو ایک بار پھر جیسے خیال آیا تھا کہ وہ چاہتا تو اب بھی یہ سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایباکا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حقائق اور شواہد بھی غائب ہو جانے والے تھے۔ شاید ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا، بھٹکا، ٹیمپٹ ہوا۔ ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا تھا، اور ضمیر کا چابک واحد چیز نہیں تھی جس نے سالار کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا، وہ شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ حماقت کی انتہا تھی۔ لیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر پڑھا تھا، وہ اسی کا کمرہ تھا۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کو چھان مارا، صرف اس موہوم امید میں کہ شاید وہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا اس میں اس نے خود ہی ان سب چیزوں کو کہیں اور رکھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیاء کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو چکے تھے، اس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب ہو چکا تھا۔ کوئی اس کے کمرے سے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ کیوں لے کر جاتا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال تھا کہ کون لے کر گیا تھا؟ بے حد دہشت کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دیتے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا تھا۔ اسے اس وقت بھی یقین تھا کہ کوریڈور میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بڑے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا تھا کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے سی سی ٹی وی کیمرے آف کیے گئے تھے۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ اسے لگا تھا جیسے یکدم اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے۔ اس کے پاس جو بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس کے بیگ میں تھا۔ ان کے غائب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی رپورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کو ڈاکومنٹری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا تھا، اور ان دستاویزاتی ثبوتوں کی ایک کاپی اس کے پاس تھی اور ایک کاپی گومبے میں اس کے گھر کے اس لاکر میں جو امامہ کی تحویل میں دے کر آیا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے وہ پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے۔ وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔
पेट्रुस इबाका का एक हादसा में जख्मी होना भी अब उसे एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। कोई था जो पेट्रुस इबाका को नुकसान पहुंचाने के बाद अब उसके हाथ पांव काटकर उसे बेबस कर रहा था। पहला ख्याल जो उसे वहां खड़े खड़े आया था वो इमामा और अपने बच्चों के तहफ्फुज का था। एक फोन बूथ से उसने एक बार फिर कांगो में अपने घर के नंबर और इमामा का नंबर मिलाने की कोशिश की थी। नतीजा वही आया था। उसका जहन माऊफ हो रहा था। उसने अपने फोन पर ईमेल, सोशल मैसेजिंग के जरिए भी इमामा से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ईमेल, किसी मैसेज का जवाब नहीं आया था। सालार ने बारी बारी पागलों की तरह अपने ऑफिस के हर शख्स को कॉल करनी शुरू कर दी थी जो उसके स्टाफ में शामिल था और जिनके नंबर्स उस वक्त उसके पास थे। कोई एक नंबर ऐसा नहीं था जिस पर राब्ता हो पाता। उसने बिलाखिर पाकिस्तान में सिकंदर उस्मान को फोन किया था और जब उसे फोन पर उनकी आवाज सुनाई दी तो कुछ देर के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो बिलाखिर किसी से बात करने में कामयाब हो पा रहा था। सिकंदर उस्मान को भी उसकी आवाज से पता चल गया था कि वो परेशान था। सालार ने कोई तफसीलात बताए बगैर मुख्तसरन उन्हें बताया कि वो अपने सफरी दस्तावेजात गंवा बैठा है और इस वजह से वो फौरी तौर पर अगली फ्लाइट पकड़कर वापस नहीं जा सकता था और वो इमामा से राब्ता भी नहीं कर पा रहा था। उसने सिकंदर से कहा कि वो पाकिस्तान से इमामा को कॉल करे और अगर उससे राब्ता ना हो सके तो फिर फॉरेन ऑफिस में अपने जानने वालों के जरिए किनशासा में पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए उसे तलाश करें और फौरी तौर पर उससे कहें कि वो लॉकर में पड़े सारे डॉक्यूमेंट्स समेत एम्बेसी चली जाए। सिकंदर उस्मान बुरी तरह खटके थे। ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है? सालार, सब कुछ ठीक है ना? पापा, इस वक्त आप सिर्फ वो करें जो मैं कह रहा हूं। मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा। वो झुंझला गया था। मैं थोड़ी देर तक आपको खुद कॉल करके पूछता हूं। आप मेरे फोन पर कॉल मत करें, ना ही मेरे नंबर पर मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ें। उसने बाप को मजीद ताकीद की। सालार, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सिकंदर उस्मान का इन हिदायत के बाद खौफजदा होना लाजमी था। सालार ने फोन बंद कर दिया था। वो बाप को ये नहीं बता सकता था कि उसके अपने हवास उनसे ज्यादा खराब हो रहे थे। फोन बूथ से कुछ फासले पर पड़ी एक बेंच पर बैठे हुए उसने बेइख्तियार खुद को मलामत की थी। उसे अपनी फैमिली को कांगो में छोड़कर नहीं आना चाहिए था और इन हालात में मीटिंग जाती भाड़ में। वो उसे आगे पीछे करवा देता। क्या जरूरत थी इतनी मुस्तैदी दिखाने की? अब रात हो रही थी और सुबह से लेकर इस वक्त तक उसके फोन पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया था। यह मुमकिन नहीं था तब तक जब तक उसके फोन को मॉनिटर ना किया जा रहा हो या उसके सिग्नल्स को कंट्रोल ना किया जा रहा होता। फोन सिग्नल्स को बेहतरीन हालत में दिखा रहा था, मगर सालार को यकीन था उसका फोन और फोन के जरिए हुए उसके राब्तों को कंट्रोल किया जा रहा था। और किस लिए, ये वो समझ नहीं पा रहा था। वो अगर इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो इन सब हथकंडों के बगैर नुकसान पहुंचाते, जैसे पेट्रूस पर वार किया गया था। और उन्हें अगर उसे बैंक से निकालना था तो वो ये काम तो खुद ही कर रहा था। फिर ये सब क्यों किया जा रहा था? उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई सनसनाहट हुई थी। उसे अचानक एहसास हुआ वो लोग उसे ये एहसास ही दिलाना चाहते थे कि उसे मॉनिटर किया जा रहा था। उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था और किस किस किस्म का, उसे यह भी बताया जा रहा था। और ये सब वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकता था, सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं। उसे CIA चेक कर रही थी। पता नहीं जो पसीने छूटे थे वो जिस्म के ठंडा होने पर छूटे थे या गर्म होने पर, लेकिन सालार कुछ देर के लिए पानी में नहा गया था। उसका दिमाग उस वक्त बिल्कुल खाली हो गया था।
یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا، لیکن اب اپنی ٹریول ڈاکومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ امبیسی کے افسران نے کانگو کی وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا، کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپ کپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہ جا سکتے تھے، اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر امبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو، کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ آج وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گونگا ہوا تھا، اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالار کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا لیتا، لیکن کوئی مجمع، کوئی اس کا مسئلہ اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزرا تھا اس کے اپنے اوپر گزرا تھا، جو بھی ہونا تھا صرف اسے ہونا تھا۔ آج جو بھی گزر رہا تھا وہ اس کی بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا۔
اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے صلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے مار دیتے، پیٹروس ایباکا کی طرح۔ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ ایباکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن امامہ، جبریل اور عنایہ اور وہ اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے تو وہ گر گیا تھا، وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی، پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بوتھ پر گیا تھا۔ سکندر عثمان کو فون کر کے وہ امامہ اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ امامہ، جبریل اور عنایہ کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت دیر پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا، رافیل اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات بہت مشکل ہے، یہ تو کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کرتا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، اور آخری چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا یہی ایک کام تھا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ، بہت افسوس ہوا۔ تمہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن پھر بھی رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے، چہرے، آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی، میرا پاسپورٹ اور میرے سارے ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کل واپس کنشاسا نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکے گا، کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو
और अपनी फैमिली के लिए मदद मांगो या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से। तुम ओरिजिनली पाकिस्तान से ही हो ना? राफील ने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर बड़े भोलपन से उससे यूं पूछा जैसे उसे ये अचानक याद आया हो कि वो दोहरी शहरियत रखता था। सालार उसके इस तस्हीक आमेज जुमले को शहद के घूंट की तरह पी गया। वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉई को ब्लू पासपोर्ट इशू होता था और इस पासपोर्ट के हसूल के लिए उसे एक बार फिर से हेडक्वार्टर से उसके लिए लेटर चाहिए था, या फिर वर्ल्ड बैंक उसकी जगह पर खुद इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके उसे पासपोर्ट दिलवाता। लेकिन अब राफील के दो टोक इनकार ने सालार के ज़हनी हेजान में इजाफा कर दिया था। जिंदगी में कभी किसी मगरबी इदारे से उसे इतनी शदीद नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस दिन वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में बैठे हुए हुई थी। वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल और बेहतरीन सलाहियतें मगरिब को देता आया था। अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारे और अब वर्ल्ड बैंक। वो इस हेडक्वार्टर में कल तक एक खास स्टेटस के साथ आता रहा था और आज वो उससे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे जैसे वो एक भिखारी था, एक नाकारा बेकार आदमी जिसके पास अब वर्ल्ड बैंक को देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें उसकी इतनी ही दयानतदारी, इखलास और ज़मीर चाहिए था जो सिर्फ उनके इदारे और तहजीब की तरक्की के लिए ज़रूरी था। इंसानियत मादा परस्ती के इस जंगल के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे मगरिब तरक्की कहता था, और इसी तरक्की के हसूल की ख्वाहिश में वो भी सारी उम्र सरगर्दा रहा था। बाज लम्हे इंसानों की जिंदगी में तब्दीली के लम्हे होते हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियों के सिर्फ एक लम्हे की जरूरत होती है जो इंसान को बहुत सारी जंजीरों से आजाद कर देता है। 37 साला जिंदगी में आज दूसरी बार सालार की जिंदगी में वो लम्हा आया था। पहली बार मारगला की पहाड़ी पर मौत के खौफ की गिरफ्त में वो इस तर्ज़े जिंदगी से तायब हो गया था जो वो गुजारता आया था, और आज दूसरी बार वो इमामा और अपने बच्चों की मौत के खौफ और वर्ल्ड बैंक में अपने सीनियर्स के हाथों मिलने वाली हतक और तजलील के बाद वो फैसला कर बैठा था जो वो अब तक करते हुए झिझकता और कतराता रहा था। बाज खौफ सारे खौफ खा जाते हैं। सालार सिकंदर के साथ भी उस दिन यही हुआ था। वहां बैठे उसने उस दिन ये तय किया था वो अगले 10 साल में वर्ल्ड बैंक से बड़ा इदारा बनाएगा। वो दुनिया के इस मालियाती निजाम को उलट कर रख देगा जिस पर मगरिब काबिज था। वो सारी उम्र मगरबी इदारों में मगरबी तालीम हासिल करता रहा था। वो मगरिब का मद्दाह था, लेकिन वो मगरिब का मती नहीं बन सकता था। जिल्लत बहुत कम लोगों को मती बनाती है, तजलील लोगों को मुंतकिमुल मजाजी सिखाती है, बदला लेने पर मजबूर करती है। सालार सिकंदर ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में पहली बार ऐसी तजलील चखी थी। हद तक, जिल्लत, तजलील, जितने भी लफ्ज इस एहसास के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं उसको महसूस हुए थे। मगरिब की मशीनरी का एक बेहतरीन और कारामद पुर्जा बनकर भी वो सिर्फ एक पुर्जा ही बन सका था जिसकी मुद्दत मयाद और जरूरत खत्म होने पर उसे नाकारा समझकर फेंक दिया जाता। वो सारी उम्र यही समझता रहा था। वो अपनी काबिलियत, अपनी महारत, अपने काम से जुज़्वे ला यनफिक बन चुका था। वो खुद को अहम नहीं, अहम तरीन समझता रहा था। उसका ये यकीन खुशफहमी निकली थी। तुम मजीद किसी इशू के बारे में बात करना चाहते हो? अलेक्जेंडर राफील ने बज़ाहिर बेनियाजी जताते हुए उससे कहा। नहीं, वो मजीद कुछ भी कहे बगैर उठ गया था। राफील भौंचका रह गया था। वो उसे अपनी बीवी, बच्चों की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाता देखना चाहता था, अपने पासपोर्ट के इशू कराने के लिए वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल और ताउन की भीख मांगते हुए।
और फिर आखिरकार इन टर्म्स और कंडीशंस को मानते हुए इस्तीफा देने या कांगो में इस प्रोजेक्ट को जारी रखने की जिसके लिए वो कल यहां बैठा था। लेकिन सालार सिकंदर उन हालात में भी उठकर चला गया था। राफेल को लगा उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। हेडक्वार्टर्स की इमारत से इस तरह निकलते हुए सालार को खुद भी यही महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था, वरना वो इतना बेरहम और बेहिस तो नहीं हो सकता था कि इमामा और बच्चों के लिए वहां कुछ भी किए बगैर आ जाए। वो वहां कंप्रोमाइज करने गया था, अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए। उनकी शराइत मानने की नीयत से वहां गया था, लेकिन राफेल के अल्फाज और रवैये ने जैसे सालार सिकंदर का जहन ही उलट कर रख दिया था। मैं इनमें से किसी से भी अपनी फैमिली की जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर गिड़गिड़ाऊंगा तो भी इनमें से किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमेशा मुझे इज्जत दी है। जिल्लत जब भी मेरा मुकद्दर बनी है, मेरे फैसलों, मेरे इंतखाब से बनी है। मैं आज भी अल्लाह से ही इज्जत मांगूंगा। फिर अगर अल्लाह मुझे इज्जत नहीं जिल्लत देगा तो मैं अल्लाह की दी हुई जिल्लत भी कबूल करूंगा। लेकिन मैं दुनिया में किसी और शख्स से जिल्लत नहीं लूंगा, ना झुकूंगा, ना कंप्रोमाइज करूंगा। कम से कम अब इस सब के बाद नहीं। वो रेत का टीला बनकर अंदर गया था और आतिशफिशां बनकर बाहर आया था। वो वही लम्हा था जब उसने इमामा और अपने बच्चों की जिंदगियां भी दांव पर लगा दी थी। इमामा, जबरील, इनाया, ये नेमतें मुझे अल्लाह ने दी हैं, किसी इंसान से तो कभी भी नहीं मिली, तो फिर मैं इंसानों से उनके लिए भी क्यों मांगूं? वो जिद्दी था, लेकिन उसने जिंदगी में सोचा कभी भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इमामा और अपने बच्चों की जिंदगियों को अपनी जिद के सामने कुर्बान करने पर तैयार हो जाएगा। सालार सिकंदर को फांसने के लिए जो फंदा तैयार किया गया था वो उससे बचकर निकल गया था, और जिन लोगों ने वो फंदा तैयार किया था उन्हें अंदाजा नहीं था बसात किस तरह पलटने वाली थी। वो उसको मात देना चाहते थे, वो उन्हें शह मात देना चाहता था, और अल्लाह बेशक बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वो दिन वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। पेट्रूस इबाका कोमा की हालत में मर गया था। सालार सिकंदर ने वो खबर बैंक से वापस होटल आकर टीवी पर सुनी थी। ये उसके लिए एक और धचका था, मगर ये वो खबर थी जो उसके लिए गैर मतवक्को नहीं थी। वो पेट्रूस इबाका की जो हालत देखकर आया था, उसके बाद इसका दोबारा नॉर्मल होना नामुमकिन था। लेकिन वो रात वर्ल्ड बैंक के लिए स्याहतरीन रात थी। पेट्रूस इबाका मरने से पहले वर्ल्ड बैंक की मौत का सामान कर गया था।